अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे हर वीडियो के बाद कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स में बहुत सारे अहम सवालात होते हैं। कुछ सवालात के मैं जवाब दे पाती हूँ लेकिन कुछ सवालात के जवाब मैं नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे सवालात को एड्रेस करूं जो कि बार बार मुझसे पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग उनके बारे में कंसर्न है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो एक सवाल जो कई दफ़ा मेरे सामने आया वो ये था कि हमारी शादी हो गई है और क्या हमें अपने पासपोर्ट के ऊपर अपने हस्बैंड का नाम लिखवाना लाजमी है या हमें अपने जो वो है CNIC है उस पर अपने हस्बैंड का नाम चेंज कराना लाजमी ज़रूरी है। पाकिस्तान के केस में मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। लोगों ने पूछा कि क्या अप्लाई करने से पहले कराना है, बाद में कराना है। तो मैं इसकी एक सिंपल चीज़ बता दूं कि आपको नाम चेंज कराना, अपने हस्बैंड का नाम लिखवाना पासपोर्ट के ऊपर या CNIC के ऊपर वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि CNIC के ऊपर आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड होना ज़रूरी है। जाहिर है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उस पर ये नहीं लिखा हो सकता कि आपकी शादी नहीं हुई है। पासपोर्ट अगर आपके पहले से बने हुए हैं, उनके ऊपर आपके फादर का नाम है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उससे आपके केस पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे अपना केस बता देती हूँ कि मेरे केस में ऐसा था कि मेरा पासपोर्ट पहली दफ़ा बन रहा था, पहले कभी बना नहीं था। तो मैंने पासपोर्ट के ऊपर अपने हस्बैंड ही का नाम लिखवाया क्योंकि हमारी शादी हो चुकी थी, और CNIC के ऊपर मुझे क्योंकि अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कराना था, मैरिड लिखवाना था, तो फिर मैंने फादर्स नेम की जगह डॉटर ऑफ की जगह वाइफ ऑफ करवा दिया और अपने हस्बैंड का नेम लिखवा लिया। तो कन्वीनियंस के लिए आप करा सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि मैरिटल स्टेटस का आपका चेंज होना ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान के केस में ही बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे पास कोई भी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड नहीं है, बचपन में वैक्सीनेशन हुई थी अब रिकॉर्ड नहीं है, कौन सी वैक्सीन चाहिए, हम कहाँ से रिकॉर्ड लेकर आए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो आपको जो सारी वैक्सीन की ज़रूरत होती है जो USIS की तरफ से डिफाइंड होती हैं, travelstate.gov की वेबसाइट पे डिफाइंड है कि ये वैक्सीन होनी चाहिए, वो जब आप अपने मेडिकल डे पे जाते हैं तो जो डॉक्टर आपको एग्जाम करता है वही आपको जो सारे शॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं वैक्सीन के वो उसी वक्त दे देता है। और उसके बाद वो आपको एक इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, छोटा सा वाइट कलर का कार्ड था मेरे टाइम पे, वो बना के दे देता है जिसपे लिखा होता है कि आपको ये वैक्सीन दी गई है और उसका आपका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो आपको कहीं से भी ढूंढ डांट के बचपन के रिकॉर्ड नहीं लाने हैं क्योंकि वो उनकी वैलिडिटी भी अब तक रही नहीं होगी, वो डॉक्टर खुद देख लेगा एट द टाइम ऑफ मेडिकल। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अलावा आपको पोलियो सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है और आजकल कोविड सर्टिफिकेट भी लोग कह रहे हैं कि चाहिए होता है। अगर कुछ चेंजेस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पोलियो के लिए सिंपली ये है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो लोकल होता है वहाँ जाना है, वो आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोलियो देंगे और आपका कार्ड आइदर बना के उसी वक्त दे देंगे या आपसे कहेंगे कि वो आपको लिंक में भेज देंगे ऑनलाइन और वो आप डाउनलोड लेटर ऑन कर सकते हैं। इसी तरह कोविड की जो भी बूस्टर शॉट वैक्सीन आपने लगवाई हुई हैं उनका कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना ज़रूरी है। तो कोविड और पोलियो जो है वो आपको पहले से रेडी करने हैं। बाकी सारी वैक्सीन शॉट्स आपको एट द डे ऑफ मेडिकल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक और सवाल है जो बहुत दफ़ा मेरी नज़रों के सामने आया है और वो है कि क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट मोफा से नोटराइज कराने हैं, मोफा से अटेस्ट कराने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उससे अटेस्ट कराने हैं। तो पाकिस्तान के केस में हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है वो सिंपली ये है कि आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो भी उस पर कोई ज़रूरत नहीं होती है अटेस्टेशन की। आपका जो है इसके साथ साथ नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उस पर भी नादरा की स्टैंप होती है। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है ऑफ निकाहनामा, ट्रू ट्रांसलेशन होती है, उसको क्योंकि आपने ट्रांसलेट करवाया होता है तो वो आपने जहाँ से भी ट्रांसलेट कराया होता है वहीं से नोटराइज हो जाता है वो कि जिसने ट्रांसलेशन की है वो सही ट्रांसलेशन की है, वर्ड टू वर्ड की है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सिवाय इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू निकाहनामा आपको किसी भी चीज़ की कोई किसी किस्म की अटेस्टेशन नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? क्योंकि आप इंटरव्यू के दिन अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कॉपीज़ नहीं लेके जाएंगे, आप अपनी चीज़ें सारी ओरिजिनल लेके जाएंगे। तो इसलिए उसमें किसी डाउट की गुंजाइश नहीं रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको कुछ भी अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन आप जहाँ से भी कराएंगे वहीं से उसको नोटराइज करा सकते हैं। एक और सवाल मेरे पास आया वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें यह है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है या कोई भी सिचुएशन है, हमें पासपोर्ट को रीन्यू कराना है। अब हम इस पासपोर्ट को
कैसे एम्बेसी को बताएं, कैसे अपडेट करें कि हमारा तो नया पासपोर्ट बन गया है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि एम्बेसी जो है वो आपको कभी भी वीज़ा इशू नहीं करेगी अनटिल आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ की वैलिडिटी रखता हो वीज़ा इशू होने के बाद। तो आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर होने वाला है तो फौरी तौर पे अपने पासपोर्ट को नया बनवा लीजिए। इसके साथ साथ अपडेट कैसे करें, एम्बेसी को कैसे बताएं, उसका तरीकाकार बिल्कुल ये है कि वेट करें अपने इंटरव्यू लेटर के आने का। इंटरव्यू लेटर जब आपका आ जाए तो फिर CESC के पोर्टल पे जाके आप उसको अपडेट कर दें, अपना पासपोर्ट अपलोड कर दें नया वाला, और इंटरव्यू के दिन अपना पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट लेके जाएं। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले जो है वो समझे आप DQ से पहले या इंटरव्यू लेटर से पहले आपको इसको अपडेट नहीं करना चाहिए फौरी तौर पे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो चीज़ आपके DQ को रीसेट कर देगी या वो आपकी टाइमलाइन में फिर मसला करेगी। तो क्योंकि आपने अगर पुराने पासपोर्ट से अप्लाई किया है और फिर बीच रास्ते में कहीं आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया है तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आप उसे इंटरव्यू लेटर आने के फौरी बाद अपडेट भी कर देंगे CESC के पोर्टल पे। इसके साथ साथ आप अपने इंटरव्यू डे पे दोनों पासपोर्ट ले जाएंगे, नया भी और पुराना भी। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जिस दिन हमारा इंटरव्यू होगा उस दिन पे क्या हमें कोई फीस पे करनी होगी, कोई ऐसे पैसे देने होते हैं, कुछ करना होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू वाले दिन आपको कोई फीस पे नहीं करनी होती, कोई पैसे वैसे नहीं देने होते। सिंपल जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और आ जाएंगे। सारी फीस पहले पे हो चुकी है। एक फीस देनी होती है, वो भी इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू जो हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद आपको इमिग्रेंट वीज़ा फ़ी एक पे करनी होती है, और वो फीस होती इसलिए है कि जब आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो वो लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था $220 फीस थी, लेकिन वो फीस भी आपको इमिग्रेंट वीज़ा अपना होने के बाद पे करनी होती है। इंटरव्यू वाले दिन कोई फीस नहीं पे करनी होती। इंटरव्यू वाले दिन जो आपको पैसे रख के लेके जाने हैं वो सिर्फ शटल की फीस के लिए है, जो कि आपको एम्बेसी तक पहुंचाएगी जहाँ पे आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो शटल फीस के बस आप पैसे लेके जाइए, बाकी कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये कुछ जो है वो सवालात थे जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, कंसर्न थे इनके बारे में। मैंने अपनी जो पूरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपके साथ उसको शेयर कर दिया। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई और आपको एक्सपीरियंस हुआ हो इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।